Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute. क्लास 9th ग्रेविटेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशन को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। टॉपिक, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर ग्रेविटेशन के ऊपर। सबसे पहले आज हमें देखना है यूनिट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जिसे हमने कैपिटल जी से डिनोट किया था। इससे कैपिटल जी से डिनोट किए थे। इसकी यूनिट हमने लास्ट टाइम लाया था, यूनिट डायरेक्ट हमने लिख दिया था। तो इसकी यूनिट कैसे आता है वो देखिए। जैसे हमें पता है कि कोई भी अगर दो मास यूनिवर्स में रखा हुआ है, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, ठीक है सर। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है और सेपरेशन वो है d, ऐसा हमने मान लिया। तो ये मास इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा या ये मास इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा, ये हम कैसे निकालते थे। फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लाया था G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये लाए थे। हमें यहां से किसकी यूनिट ऑब्टेन करनी है, कैपिटल जी की यूनिट ऑब्टेन करनी है। तो कैपिटल जी का यूनिट निकालना है तो कैपिटल जी को रोक के सारी चीजें इधर भेज दो। जैसे डी स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर आके इंटू हो जाएगा और हो जाएंगे फोर्स इंटू डी का स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर। इधर ये दोनों डिवाइड इंटू में है, जी के साथ मास m1 और m2 इंटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, m1 इंटू m2, इधर बचेगा जी। अब जी की यूनिट लिखनी है, जी की यूनिट लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होते हैं। और डी यानी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और फिर यहाँ भी दो मास है तो एक और केजी आ जाएगा और जी का यूनिट यहाँ से हमें मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे जी की यूनिट, जरा देखो इधर, जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। तो यही जी की यूनिट है हमारा, है ना। एस आई यूनिट ऑफ जी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, लिख लीजिए। एस आई यूनिट ऑफ जी क्या आ गया, एस आई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये आ गए। इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना, फिर आगे बताते हैं। ऐसे यूनिट आता है, ठीक है। यूनिट, जिसका भी यूनिट निकालना है उसे रोक लो, बाकी चीजों को इधर भेज दो, यूनिट मालूम हो जाते हैं उससे। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम इरेज करने जाते हैं। अब जरा देखो, एक और चीज हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर दो मासेस रखे हुए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने आपको ये बताया था, अगर यूनिवर्स में कहीं भी दो मास रखा हुआ है, एक मास ये है m1 और दूसरा मास ये है m2, ये है m2, ये क्या है, m2 है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, सेपरेशन मान लेते हैं ये d है। तो हमने आपको बताया था कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। m1 मास m2 पे फोर्स लगाएंगे और m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा और दोनों फोर्स सेम होंगे, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो ये चीजें लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन m2 ड्यू टू मास m1 की वजह से m2 पे कितना फोर्स लगाएगा, m1 m2 पे कितना फोर्स लगाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगा मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2। जरा गौर से देखो क्या कह रहा है लाइन, m2 के ऊपर m1 जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स m1 के ऊपर m2 लगाएंगे, ये कह रहे हैं। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ऑन किस पे लगाया जा रहा है, 2 पे, फोर्स ऑन 2 किसके द्वारा लगाया जा रहा है, 1 के द्वारा, तो 1 लिख देंगे ऐसे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1, इसका मतलब ये होता है।
बराबर, ये बराबर होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन मास 1, फोर्स ऑन मास 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, जिसपे फोर्स लगाएगा पहले उसे लिखेंगे, फोर्स ऑन मास 1, और कौन लगा रहा है, 2, मास 2, तो ऐसे लिख दोगे। इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो होती है बराबर होती है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। और ये कितने के बराबर होते हैं आपको पता है, G m1 m2 अपॉन टी स्क्वायर। ये न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हमें पता चला था कि इतना मास इतना फोर्स लगता है ना, इतना फोर्स लगते हैं, यानी दोनों मास का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर करके हमें फोर्स मिल जाता है। यस, ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, यानी कि मास नंबर 1 2 पे जो जितना फोर्स लगाएगा, मास नंबर 2 मास नंबर 1 पे भी उतना ही फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन देखनी जरूरी है। पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो डायरेक्शन जरा देखिए, है ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। डायरेक्शन हम देखते हैं, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, डायरेक्शन की अगर बात करें तो ऐसे ही इरेज करके अच्छा सा बना, देखो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू मास सिस्टम, ग्रेविटेशनल फोर्स, बस इतना ही लिख लो। ठीक है, देखो इधर एक मास ये है मेरे पास m1, इसे हमने क्या बोला, मास नंबर 1, और एक और मास है जो कि ये है मास नंबर 2, मेरे क्या है, मास नंबर 2। ठीक है सर, अब मुझे डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन ये निकालना है कि मास 1 जो है मास 2 पे जब फोर्स लगाएगा, मास 1 कौन लगाएगा, मास 2 के ऊपर मास 1 फोर्स लगा रहा है, मास 1 मास 2 पे फोर्स लगाएंगे। तो ऐसा मान लो ये फिक्स है, अगर ये फिक्स होगा, है ना, ये फिक्स होंगे भाई साहब, तो मास 2 किधर चल के जाएंगे, इधर चलेंगे या इसकी तरफ किधर जाएंगे। अगर मैं इसे फिक्स करूं, इसे मैं पकड़ के रखूं, और फिर हमें पता है कि ये वाला मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये जो मास है, मास नंबर 2, वो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, या फिर इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो इधर मूव नहीं करने वाला, इधर भी मूव नहीं करने वाला, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्योंकि हमने, आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन जरा पढ़ो, लास्ट में लिख रखा है कि जो फोर्स एक्ट होता है ना, वो होते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस। फोर्स कैसे एक्ट होते हैं, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग the two masses, the line joining the center of two masses, center of two masses, दोनों मास के सेंटर से पास होने वाली लाइन के ऊपर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना, हमें अर्थ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। अगर मैं मास 1 की वजह से इसमें फोर्स देखूं कि ये किधर आएगा, मास 1 को मैंने पकड़ रखा है, मास 2 किधर मूव करेंगे, इस तरफ, मास 2 किधर मूव करेंगे, इधर मूव करने का मतलब है कि फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, यानी फोर्स इसी लाइन पे, इसके सेंटर से जो पास हो रहा है लाइन, इसी लाइन पे फोर्स का डायरेक्शन देंगे कि इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा। और इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, 1 लगा रहा है फोर्स, इसके ऊपर 2 के ऊपर कौन लगा रहा है, 1, 2 के ऊपर 1 लगा रहा है, तो ऐसे लिख देंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ऐसा ही मान के चलो कि मास 2 भी मास 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, मास 2 को अब मैंने पकड़ लिया, तो मास 1 किधर मूव करेंगे, इस साइड, मास 1 किधर मूव करेंगे, इस साइड, मास 2 को मैंने फिक्स कर दिया, तो मास 1 इधर मूव करेंगे और इसी लाइन पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन इसके ऊपर ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर इस तरह का हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। इससे क्या पता है कि ये किसके ऊपर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है 1 के ऊपर, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे लिख देंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो दोनों पे लगने वाला डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है ना, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, डायरेक्शन इज अपोजिट, है ना, डायरेक्शन दोनों का कैसा है, एक इधर है दूसरा इधर है, यानी ये पॉजिटिव में जा रहा है, वो नेगेटिव में आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है ना।
मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, दोनों फोर्स का वैल्यू तो सेम है बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है ना, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन कर लो, है ना। चलो आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा फोर्स किधर एक्ट होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस। इन दोनों का सेंटर ये है, इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन यही हो सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही का सेंटर ज्वाइन होगा, ऐसा भी एक ही सेंटर ज्वाइन होंगे, यही वाली लाइन होगी जो दोनों के सेंटर से पास हो रहा होगा, ये कॉमन लाइन है ना। इसी लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, इसी लाइन के ऊपर हमें फोर्स दिखाने हैं, डायरेक्शन फोर्स का दिखाने हैं। जैसे मास नंबर 2 पे मास नंबर 1 फोर्स लगाएगा, तो 2 पे लगा रहे हैं तो 2 इधर आएगा, तो 2 के ऊपर हम ऐसे लगा देंगे ये डायरेक्शन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, चलिए यहां से ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम ये लाइन ही लिख सकते हैं ना, हम ये लाइन लिख सकते हैं दोनों मास के ऊपर। कौन सी लाइन लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल, ऐसे लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमने अभी देखा था, ये न्यूटन थर्ड लॉ जैसा नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन, वो इक्वल थे एंड अपोजिट थे और दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे थे। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को। एक इसमें एक्शन है, दूसरा क्या है, रिएक्शन है। इसमें कौन सा एक्शन है ये नहीं पता कर सकते है ना, एक एक्शन बनता है दूसरा रिएक्शन बनता है, और वो दोनों डिफरेंट बॉडीज है, दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट हो रहे हैं, एक्शन रिएक्शन। ओके चल, अब एक सवाल हम देखेंगे, है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है चीजों को, रिपल नहीं करता। इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं, जैसे अर्थ जो है उन सारी चीजों को, सारे मास को अट्रैक्ट कर रखा है ना, इन्होंने रिपेल किसी को नहीं किया है। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, सवाल लेते हैं। चलिए कर लिया होगा, अब जो है हमें एक क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन लिखिए, मास ऑफ अर्थ is 6 into 10 की पावर 24 kg and mass of moon is 7.4 into 10 की पावर 22 kg and separation between sun, earth and moon is 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। find the force exerted by earth on moon, यानी अर्थ के द्वारा मून पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स वो कितना है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमें अर्थ का मास दे रखा है, मून का मास दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखे हैं किलोमीटर में। हमें फोर्स पूछ रहा है कि अर्थ जो है मून पे कितना फोर्स लगाएगा। तो आप ऐसा मान लो, ये भी दो बॉडी प्रॉब्लम है, यानी कि एक हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है, इसका मास जो भी दिया है वो मान लीजिए मास ऑफ अर्थ e फॉर अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और दूसरा हमें एक और बॉडी दिया है जो कि मून है, क्या है, मून है। ठीक है सर, इसे मास ऑफ मून लिख लीजिए, m मास ऑफ मून, m फॉर मास, m फॉर मून सब्सक्रिप्ट में। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है हमें, हाँ सर, कितना दिया है, d दिया है, और d की वैल्यू कितना दे रखा है, 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर।
किलोमीटर को आपको पता है मीटर में चेंज करना होता है, क्योंकि चीजें ऐसा यूनिट में हम सॉल्व करते हैं। मीटर में चेंज करेंगे किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इतना किलोमीटर बराबर कितना, तो इसे इंटू 1000 से कर देंगे, है ना। यानी ये हो जाएंगे 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000। ये करेंगे, ये मीटर में आ जाएगा। इसे और अच्छे से लिख लो, 3.84 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा, ये 1000 का मतलब होता है 10⁵3। 10⁵3 क्यों, इसमें 3 जीरो है। 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो 1000 आ जाएंगे। अच्छा, इंटू में जो है कोई भी चीजें अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो इंटू में पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। a की पावर m प्लस n, ठीक है, ये चीजें पता है। और डिवाइड में पावर घट जाते हैं। a की पावर m है अपन a की पावर n है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर ये 5 पहले से था और 10 की पावर 3 ये, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 3, ठीक है, 5 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि इंटू में पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है सर। 3.84 इंटू 10⁸ हो जाएंगे, है ना, 8 मीटर। इसे लिख डालो, इतना लिख डालो, ठीक है, इतनी चीजें कर लो। अब मुझे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। मास भी दे रखा है और हमें SI यूनिट में डिस्टेंस भी दोनों के बीच पता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 मास me यानी m1 m2 यानी मास ऑफ मून अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहाँ G की वैल्यू आपको पता होता है 6.7 इंटू 10⁻11 होते हैं। G की वैल्यू यह होती है। मास ऑफ अर्थ दे रखा है, कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। और फिर मून का भी मास दे रखा है, कितना, 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है, 22 दे रखा है। हाँ सर, ये दे रखे हैं। अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है हमें, ये है डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों सर, क्योंकि डी का स्क्वायर, ये डी है, उसका स्क्वायर होगा, तो डी स्क्वायर हो गया। इतना पहले लिख डाल, है ना। इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा। सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा यही हो जाता है ग्रेविटेशन में कि चीजें बड़ी बड़ी आ जाती है न्यूमेरिकल्स के वैल्यू, है ना, जिसे सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और कुछ नहीं। चलो, तो आपने कर लिया होगा नोट डाउन इतना, है ना। आगे देखते हैं। इसे हम मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। इसे भी इरेज कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसे यूज कर चुका हूं। अब देखो जरा बच्चों, यहां से ये आ गए हैं, थोड़ा इसे और अच्छे से लिख लेते हैं। देखो, जितने भी नंबर है ना, जैसे ये 6.7 है, 6 है, 7.4 है, इसे एक तरफ कर लो। और पावर जो है, इसे क्या करो, आप पावर को उस रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर लो, है ना, ये सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो यानी ये हो जाएंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 6.7, फिर है इंटू 6, ये वाला इंटू 6, फिर 7.4। इस नंबर को एक तरफ कर लेता हूँ और पावर को एक तरफ। यहाँ पे 10 है और 10 की पावर -11 है, ठीक है सर। फिर क्या है, -11 के बाद 24 है, प्लस का 24 है ये। फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का 22 है, प्लस का 22 लिख दो। अपॉन में क्या है, अपॉन में मेरे पास ये है, और ये इसका स्क्वायर है, यानी इसे मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ ऐसे, 3.84 इंटू 10⁸ इंटू 3.84 इंटू 10⁸ ऐसे लिख सकता हूँ। क्योंकि जो पावर होता है उसे हम 2 टाइम लिख सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसे हम 2 इंटू 2 लिखते हैं, है ना। वैसे ही इसका स्क्वायर है तो इसे 2 टाइम लिखेंगे। यस और नो, यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसे अभी इरेज कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं, आपको इतना समझ में आएगी। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले पावर का काम कर लो, है ना, जितने भी हैं पावर का काम कर लो। ऐसे करो, इसे और सॉल्व करो। इसे एक और बार लिख लो, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, इसे एज इट इज लिख लीजिए, कोई दिक्कत। इधर पावर कितना है, 10 की पावर हो जाएगा -11 प्लस 22, यानी कि इन दोनों को घट के 11 बचेंगे, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की बड़ी है ना वैल्यू, तो प्लस की बचेगी, यानी 11 यहां से बचा और 24, 11 प्लस 24 कितने होंगे, 11 प्लस 24, ये हो जाएंगे 35, है ना, 35 हो जाएंगे। तो 35 लिख लो यहाँ पे, ठीक है सर। अपन यहाँ पे 3.84 को एक तरफ लिख लो, 3.84 इंटू 3.84, ठीक है सर, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16, है ना, ये दोनों इंटू में 16 हो जाएंगे। और ये 10 की पावर 16 को भी ऊपर भेज दो, है ना। अगर यहाँ देखो, जब a की पावर m हो और a की पावर n हो तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं,
6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, यस सर, अपॉन 3.84 इंटू 3.84 ये लिखेंगे। और यहाँ जो पावर है ना 10 की पावर 35 ये ऊपर वाला और नीचे वाला 16 -16 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। चल यहाँ से मैं एक ये पॉइंट को हटा दे रहा हूँ, ये 2 पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट हटा दूंगा, एक पॉइंट यहाँ से हटा दूंगा, तो ये दोनों पॉइंट गायब हो जाएगा। इसका तो रहेगा, इसका गायब हो जाएगा। एक और बार लिख लो, 67 बचेंगे इंटू 6 बचेंगे इंटू 74 बचेंगे इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना बचेगा, 35 में 16 जाने पे कितना बचेगा, ये कर लो सब्ट्रैक्ट इधर, 35 और 16, 9 बचेंगे ये, है ना। 15 में 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 6 15 होते हैं ना, ये 2 में 1 गया तो 19 बचेंगे, 19 बच गया यहाँ पे, 19 लिख डालिए। ठीक है सर, उसके अलावा नीचे जो बचा है वो लिखो, 384 384 इधर इंटू 3.84 बचा है, ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, है ना। 6 से कैंसिल करके देखो हो जाएगी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना 7 8 2 3 8 24 128, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब 64 ये है और ये 74 कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसे भी कर लो, 2 3 जा 6, बचा 1, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 37। ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है। और ठीक, इसे एक बार इधर लिख लेते हैं, जो बचा है उसे लिख लो, 67 बचा है, यस सर, इनटू में ऊपर और क्या बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 37 बचे हैं, 37। ठीक है सर, इंटू 10 की पावर 19 है, यस सर, 19 लिख लो। अपॉन में क्या है, अपॉन में 32 है, यस, इंटू में 3.84 है, क्या है 3.84 है। एक चीज जरा बताओ, है ना, एक चीज हम करना चाह रहे हैं यहाँ से, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, या तो ऐसा करो, एक चीज यार इधर देखो, जैसे ये है ना 1 इंटू 10 की पावर, जैसे मान लो 5 है, मुझे 10 की पावर 6 अगर बनाने हैं, 10 की पावर 6 कैसे बनाऊंगा, 10 से इंटू कर दूंगा और 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा, है ना। 1 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 10 होगा, अपॉन 10 का मतलब हो गया 0.1, इसमें पॉइंट डाल सकते हैं, इंटू 10 की पावर 6। यानी अगर मैं यहाँ पे एक पावर बढ़ाऊंगा तो एक पॉइंट यहाँ डालना पड़ेगा। एक पावर बढ़ाने पे देखो, एक पावर मैंने 5 से जैसे 6 किया तो एक पॉइंट आ गया, तो एक पावर जैसे बढ़ाऊंगा एक पॉइंट इसमें डालना पड़ेगा, जरा डालो, है ना। यानी 67 ये आ जाएंगे। इसे अगर मैं 3.7 लिखूंगा तो इसे 10 की पावर 20 लिखूंगा, 10 की पावर 20, यहाँ पे पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे 10 की पावर 20 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन 32 इंटू 3.84 लिख लो। अच्छा, 3.7 और 3.84 लगभग तो बराबर है ना, ये दोनों लगभग बराबर को ऐसे दिखाते हैं, 3.84 ये लगभग सिमिलर है ना, हम इसे काट सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, लगभग ये कैसे है, बराबर है, बराबर है तो एक बार में काट देंगे। बचा क्या, 67 और 32, 32 की टेबल में 67 कितनी बार में कैंसिल होगा, 32 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 32 इंटू 32 64 होता है, यानी 2 टाइम्स में इसे हम खत्म कर सकते हैं। बचेगा कितना, 64 67 64 65 67, बचा कितना 64 हो गया, 65 66 67, 3 बचे, 3 का मतलब यहाँ पॉइंट डालना पड़ेगा और हो जाएंगे 30, 30 32 से कटेंगे नहीं, है ना, 30 32 से नहीं कटेंगे, एक जीरो डालना पड़ेगा। ठीक है सर, 300 हो गया, फिर 32 से डिवाइड करोगे तो इसे लगभग मैं इतना लिख सकता हूँ 2.0, है ना। यहाँ पे 2 3 जो भी लिखना चाहो, क्योंकि पॉइंट के बाद उधर वाली वैल्यू की उतनी बड़ी वैल्यू होता नहीं है, ये सारी चीजें, है ना। तो मैं इसे लगभग लिख सकता हूँ 2.02 इंटू 10 की पावर 20, क्या लिख सकता हूँ 20, ये फोर्स था इतना न्यूटन, यानी फोर्स की वैल्यू जो है ये आ गया 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। याद रखिएगा, ये रियल वैल्यू है जो कि अर्थ मून पे लगा रहे हैं, इतना फोर्स अर्थ जो है मून पे लगा रहा है, और मून भी इतना ही फोर्स लगा रहा होगा अर्थ के ऊपर, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, ये कैलकुलेशन नोट डाउन कर लो। ठीक है, एग्जाम में आसानी होगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर कोई तैयारी 9th क्लास में है तो। चलो भाई, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, ये मैं हटा दे रहा हूं पूरे बोर्ड पे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। अब हम फ्री फॉल का टॉपिक देखेंगे, है ना। एक टॉपिक है फ्री फॉल, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल, देखते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल, है ना, जा देखो, फ्री फॉल, ये टॉपिक डालिए, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में, है ना, मोशन कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में मोशन कर रहा होता है ना, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री फॉल, है ना, फ्री फॉल कहते हैं। तो ये लिख लीजिए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इसमें लिखो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस under the influence motion of an object under the influence of gravitational force only, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी चाहिए है ना, तभी फ्री फॉल होगा, उसमें और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए फ्री फॉल में। यानी कि एयर रेजिस्टेंस को यहाँ नेग्लेक्ट करके चलेंगे है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी अगर फोर्स लग रहा है तो वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। अगर फ्री फॉल कहना है तो केवल उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होनी चाहिए, दुनिया की और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए है ना। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगते हैं और इसके अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, इस फोर्स की वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, तब कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, फ्री फॉलिंग कंडीशन में फ्री फॉल है कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, नो अदर फोर्स एक्ट like air resistance no other force act on object है ना, ऑब्जेक्ट पे और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये बताओ, इतना समझ में आ गया तो ये बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जो हमने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था। न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बताओ, ये बताया था कि नहीं? हाँ सर, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स लगाता हूं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। अब मान लो फ्री फॉल के कंडीशन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यानी कोई चीज को ऊपर से छोड़ रहा हूं, वो नीचे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नीचे आएंगे है ना, नीचे आएंगे। ऊपर से किसी चीज को मैं छोड़ूंगा तो किधर आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे गिर रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ने के बाद नीचे गिर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ किसी नीचे गिराने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये तो अब तो इन चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लग रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। यहाँ पे हाथ से छोड़ा था, 0 था, जैसे ही छोड़ा हूं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम एक्सेलरेशन का होता है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फिलहाल इस ऑब्जेक्ट पे है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख लो, दिस फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन this force produce acceleration to the object and that acceleration is known as gravitational acceleration या acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन एक प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो नोट डाउन करो, इतना कर लिया होगा आपने। आगे हम देखने जा रहे हैं। फ्री फॉल का कंडीशन समझ में आ गया। फ्री फॉल कब किसी भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं, सैटेलाइट वगैरह किस कंडीशन में, फ्री फॉलिंग कंडीशन में। फ्री फॉल का मतलब वो मोशन जो कर रहे हैं ग्रेविटी है ना, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन कर रहे हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग कंडीशन में है। इसमें है फ्री फॉलिंग। और इस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में है ना, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप हेडिंग डालोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। इसे हम जी से डिनोट करते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले इसे लिख लो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स produce acceleration
acceleration, gravitational force produce acceleration to the object known as acceleration due to gravity या gravitational acceleration. इसी को हम कहते हैं gravitational acceleration. यस सर, है तो acceleration ना. अगर acceleration है और बॉडी के पास मास है, ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा. एक्सेलरेशन आपको पता है, मास पता है, तो फोर्स कैसे निकालोगे. फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, एफ जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. और यहाँ अच्छा, इसे लिखने से पहले एक और चीज और लिख लो, है ना. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिनोट किससे करते हैं, जी से करते हैं. इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी, है ना. इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी. स्मॉल जी से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं. कैपिटल जी से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम डिनोट कर रहे थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिनोट कर रहे थे, वो कैपिटल जी था. स्मॉल जी से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं. ठीक है, यस. ये जो है एक्सेलरेशन है ना. अगर मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करूं कि जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका कैसे हमें पता चलेगा. अच्छा ये बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, सारी चीजें तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, और इसके ऊपर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, क्या मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस में मान लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है, इस मास ऑफ अर्थ जो है me है. इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, सेंटर टू दिस. अगर ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे भी रखा होता है तब भी डिस्टेंस होता है, क्योंकि सारे डिस्टेंस तो हम सेंटर से मेजर करते हैं, तब भी डिस्टेंस होते हैं. मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना होके इसी के ऊपर होता, अर्थ के ही ऊपर होते, यहाँ पे है ना, अर्थ के ही ऊपर होते, तब भी तो इसके ऊपर इसके पास डिस्टेंस होता. इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाओगे, अर्थ का सेंटर को, और ये आपको जो डिस्टेंस मिलेगा वो लगभग किसके, अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही मिलेंगे, है ना. रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर मिलेंगे, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ. इन दोनों के बीच रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर डिस्टेंस है. ठीक है, तो यानी कि इस मास के ऊपर ये अर्थ जो है, ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो यानी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का मास पता है और इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कितना है वो पता है, यानी जी है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल, मतलब कोई फोर्स. और यहाँ ए की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम जी लिख सकते हैं क्या, एम जी. ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स. किसके ऊपर लगाया जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है. कौन लगा रहे हैं, अर्थ लगा रहे हैं. अच्छा, इसे इक्वेशन 1 मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन 1. और मुझे वैसे भी तो पता है अगर दो बॉडी रखी हुई है, m1 मास और m2 मास का, इन दोनों के बीच में सेपरेशन d है, तो हमें पता है कि इससे भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं कैसे, जी m1 m2 बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के अपन डी स्क्वायर, ऐसे भी निकालते हैं, एक तरीका है. इससे डी स्क्वायर, है ना, इससे भी निकालते हैं. यस सर. तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले से इन दोनों के बीच का फोर्स निकालें, एफ जी यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो आ जाएगा जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी अभी तो रेडियस ऑफ अर्थ है का स्क्वायर. तो ये फोर्स जितना होगा, ये फोर्स जितना होगा उतना ये फोर्स होगा. ये न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आया है. ये फोर्स कैसे आया बराबर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके ये वाला फोर्स आ गया, और ये न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके आया हुआ है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन मालूम था, मास पे लगाया फोर्स आ गया. ये दोनों पता है फोर्स बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट पे ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स उसी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहे हैं, है ना. इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ जितना फोर्स लगा रहा है दैट फोर्स इज दिस, या ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे जितना लगा रहा है दैट फोर्स इज दिस, है ना. ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा है या अर्थ इसके ऊपर लगा है, बात तो एक ही है, दोनों फोर्स बराबर होता है, इक्वल एंड अपोजिट, है ना. और यहाँ पे हम जो फोर्स निकाल रखे हैं, ये फोर्स किसके ऊपर निकाल रखे हैं, इसी मास के ऊपर. इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से, है ना. तो चलो ये दोनों बराबर होता है, कैसे होते हैं, ये दोनों बराबर. तो यहाँ से एम जी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये कर सकता हूँ. यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल कर दूंगा, ठीक है. जो बचा है वो जी का फॉर्मूला आ गया. पहले इतना नोट डाउन करो, है ना, इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है. इतना नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर जी का फॉर्मूला हम इधर लिखा देते हैं, ठीक है. आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके अब मैं उधर लिखा रहा हूँ. तो जी यहाँ से कितना आ गया, जी का फॉर्मूला बन के आ गया मेरे पास, देखो एम तो कैंसिल हो गया, जी बराबर कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, कैपिटल जी आ गया, मास ऑफ अर्थ आ गए, और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आ गया. ये हो गया फॉर्मूला स्मॉल जी का, स्मॉल जी. अच्छा, स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है. यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, एम ई इज द मास ऑफ अर्थ. एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, अर्थ
अच्छा यहाँ पे स्मॉल m तो है नहीं, इस मामले में स्मॉल m दिख रहा है नहीं, तो मैं कह सकता हूँ इट इज इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंड नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट के मास पे। जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट, ये जो छोटू सा ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी इस पेन के ऊपर, हमारे ऊपर ये एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट 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 इट इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट मास, ऑफ ऑब्जेक्ट मास, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मास, यानी सभी ऑब्जेक्ट के लिए जी की वैल्यू सेम, जी की वैल्यू सेम रहेगी सभी ऑब्जेक्ट के लिए। ये ग्रेविटेशन एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे कोई भारी बॉडी हो, चाहे कोई हल्की बॉडी हो, चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। सबके ऊपर जो एक्सप्रेशन जी लगने वाला है सेम लगने वाला है, जी सबके ऊपर सेम लगेगा, और जी सबके ऊपर अगर सेम लगेगा तो सारे ऑब्जेक्ट सेम रेट से गिरेंगे, है ना। चाहे आप एक भारी ऑब्जेक्ट को गिराएं, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट को गिराएं, सेम टाइम में जमीन पे पहुंचेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू सबके लिए सेम है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा मास के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम इरेज करने जा रहे हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। यस, तो हमें मिल गया यहाँ पे जी का फॉर्मूला, है ना। जी का फॉर्मूला जो है यूज करके हम अब जो देखने जा रहे हैं, कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं कि जी की वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ हमें पता होता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता होता है, जी की वैल्यू पता होता है, तो सारी वैल्यू डालने के बाद स्मॉल जी की वैल्यू आएगी, है ना, वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक डालो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। जब भी मैं स्मॉल जी लिखूंगा आप समझ जाना कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। ठीक है, जी की वैल्यू निकालना है तो हमें पता है जी बराबर क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होते हैं। यस सर, ये होते हैं जी की वैल्यू, है ना। जी का फॉर्मूला ये होता है। जी इंडिपेंडेंट होते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता भारी मास है या स्मॉल मास है ना, हल्का मास है, बड़ा मास है, छोटा मास है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी पे जी ही लगने वाला है ना, और सभी सेम रेट से गिरेंगे। एक पेन को गिराऊं या एक कैप को गिराऊं, दोनों सेम रेट से नीचे आएंगे। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू सब पे सेम लग रहा है, एक्सप्रेशन सब पे सेम लग रहा है। ठीक है, सबके ऊपर एक्सप्रेशन सेम लग रहा है, एक्सप्रेशन अगर सेम लग रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज सेम ही होंगी, है ना, वेलोसिटी सबका बराबर बराबर ही इंक्रीज होगा। कहा जाता है गैलीलियो ने एक टावर है इटली में, उसके ऊपर से कई अलग अलग ऑब्जेक्ट को गिराए थे, और वहां से जी की वैल्यू, वहां से पता चला था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है सेम रेट से नीचे पहुंच रहे हैं, चाहे वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है या छोटा, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन ने प्रूव कर दिया जी की वैल्यू जो है स्मॉल एम पे डिपेंड करता ही नहीं है, यानी हम लोगों के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना, वो इंडिपेंडेंट दिख रहा है फॉर्मूले में। चलिए यहाँ पे जी की वैल्यू निकालना है मुझे, तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होता है 6.7 इंटू 10 की पावर -11, है ना, ये होते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, अभी लिखाया था 6 इंटू 10 की पावर 24 होते हैं। ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ लिख लीजिए 6400 किलोमीटर होता है। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 6400 इंटू 1000 करेंगे, इंटू 1000 ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10 की पावर, देखो 3 2 5 एक पॉइंट लगा दिया तो 6 हो जाएंगे, है ना, 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में कन्वर्ट हो गया तो स्क्वायर मीटर में, क्यों, क्योंकि सारी चीजें हम एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी इसकी। क्यों सर, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की यूनिट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेंगे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग आपका वैल्यू मिल जाएगा। आज से ये वैल्यू याद रखना है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होते हैं या फिर 10 लिया जाता है। जी की वैल्यू डिपेंड करता है ना। पहले इतना नोट डाउन करिए फिर बताएंगे, इतना नोट डाउन करिए। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ कैसा बन रहा है, उसके बाद चलिए वीडियो एकदम मस्त बन रहा है, आप नोट डाउन करो यहाँ पे इतना। मैं इसे रेस कर रहा हूँ और कुछ चीजें बता देता हूँ, और है ना, कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ। देखो ये जो जी की वैल्यू हमने निकाला, स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू हमने निकाला, ये अर्थ के करीब है ना, या तो अर्थ के ऊपर निकाला था या अर्थ के करीब होनी चाहिए ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग या कोई भी चीज है ना, हम कोई भी कंकड़ मतलब बॉल ऊपर फेंकते हैं, ठीक है,
बॉल ऊपर फेंक रहे हैं या पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो एक हाइट तक जाता है, वो उतना हाइट अचीव नहीं करता जितना अर्थ ऑफ रेडियस है कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। अगर अर्थ ऑफ रेडियस से कम हाइट, अर्थ के सरफेस से कम हाइट पे फेंक रहा हूँ, यानी जो एच बन रहा है मेरा, जो एच अर्थ के सरफेस से बनेगा हाइट, वो हाइट अर्थ के रेडियस से अगर कम होगा, अर्थ के रेडियस से कम होगी, तब तक जी की वैल्यू जो रहेगा ना 9.8 ही रहेगी सबके लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिया जाता है। जी की वैल्यू वेरी करने लगती है अगर इससे ज्यादा हाइट ले जाते हैं, है ना। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर होते जाएंगे, है ना, अर्थ के सरफेस से दूर होते जाएंगे तो जी की वैल्यू वेरी करेगी। जी की वैल्यू कहा जाता है कम होता चला जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, या फिर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं ना, अंदर अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के हम पहुंच रहे हैं, मान लो सेंटर की तरफ पहुंचने लगे, है ना, सेंटर की तरफ अर्थ के ऊपर गड्ढा खोद खोद के, है ना, पहुंच रहे हैं अंदर, तो आप जब डेप्थ में जाओगे तब भी आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और पता है स्मॉल जी की वैल्यू 0 होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, ऐसा कैलकुलेशन से आते हैं, कैलकुलेशन से यह आता है कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है डिक्रीज करते 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 जैसे ही डेप्थ में जाना स्टार्ट करेंगे अर्थ के अंदर खोद खोद के, आप जैसे सेंटर पे पहुंच जाओगे स्मॉल जी की वैल्यू हो जाता है 0। वहां पे एक्सलेरेशन फील ही नहीं होता है, एक्सलेरेशन फील नहीं होता, आपको ऐसा लगेगा हम फ्री स्पेस, है ना, ग्रेविटेशन से फ्री, ग्रेविटेशन मौजूद ही नहीं है वहां पे, हम फ्री हैं, आप वहां पे उड़ने लगोगे, ठीक है, इधर उधर हवा में, बिल्कुल स्पेस की तरह। तो खैर वहां पे पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बस आपको याद रखना है जी की वैल्यू वेरी करता है हाइट के ऊपर, डेप्थ के ऊपर, अर्थ के रोटेशन के ऊपर भी जी की वैल्यू डिपेंड करता है, यानी जी की वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है अर्थ के रोटेशन के ऊपर, ठीक है। अर्थ के रोटेशन से भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। और हमें ये भी पता है कि अर्थ जो है कंप्लीटली स्फेरिकल तो है नहीं, है ना, अर्थ जियोइड है ना, जियोइड शेप के है अर्थ, है कि नहीं। पोल पे थोड़ा फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे कैसे है, इक्वेटर पे वो चीजें कैसा है, पोल पे फ्लैटेंड है, इक्वेटर पे बल्ज टाइप की चीजें है ना, बल्ज निकली हुई है, ठीक है, दोनों तरफ। तो कहा जाता है, इधर देखो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, समझाने से बढ़िया यहाँ लाइन लिखो, अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, है ना, नॉट अ कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर, स्फीयर कैसा होता है, नहीं है तो कंप्लीट कैसा होता है, ये इस तरह के दिखते हैं अर्थ, मतलब इस बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, हमने बना लिया। यहाँ ये पोल है, ये क्या है, पोल है, पोल पे बल्ज होते हैं, पोल पे वो फ्लैटेंड होते हैं, और इक्वेटर इधर इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे बल्ज होते हैं, ये इक्वेटर हो गया हमारे लिए, है ना, इक्वेटर, ठीक है, और ये हमारे लिए पोल हो गया, ठीक, पोल, इधर पोल हो गया। अगर आप रेडियस, ये सेंटर है मान लीजिए, है ना, ये सेंटर, यहाँ से आप रेडियस देखोगे, रेडियस इक्वेटर ये वाला है जगह, है ना, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस फ्रॉम सेंटर टू इक्वेटर, रेडियस जो होगा आर ई, और यहाँ से सेंटर से पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ पोल मान लेते हैं, आरपी। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो आर ई है, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ग्रेटर है रेडियस ऑफ पोल से, है ना, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है इस वाले डिस्टेंस से, दिख भी रहा है, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है इस वाले डिस्टेंस से। जो डिस्टेंस बड़ा होगा ना, मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस बड़ा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जी होगा, जी एट इक्वेटर, वो छोटा हो जाएगा, है ना, जी एट पोल, यानी पोल पे ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कम्पेयर टू इक्वेटर, है ना, जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होंगी, जितना छोटा डिस्टेंस है ना सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जितना छोटा डिस्टेंस उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, क्योंकि जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर तो ये आर नीचे है ना, डिनोमिनेटर में जितनी छोटी चीज होगी जी की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ये जितना बड़ा होगा उतना छोटा। अब क्योंकि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर ई जो है बड़ा है, तो आर ई बड़ी है तो जी की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, किससे, आर पी, जहाँ पे जी की वैल्यू बड़ी आने वाली है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक नोट डाउन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल, पोल पे मैक्सिमम होता है, बट एंड मिनिमम, ऐसे लिख लीजिए, एंड मिनिमम एट इक्वेटर, एंड मिनिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे मिनिमम होते हैं, इक्वेटर पे क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, है ना, पोल पे मैक्सिमम होते हैं, इक्वेटर पे मिनिमम होते हैं। यानी एक्सेलरेशन जो है ये वेरिएबल होता है ना, वेरिएशन होते हैं, जी की वैल्यू सेम नहीं रहती, जी की वैल्यू जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से दूर होते जाओगे जी की वैल्यू घटेगी, अर्थ के अंदर आते चले जाओगे जी की वैल्यू तब भी घटेगी, है ना, अर्थ के अंदर आएंगे तो रेडियस कम होगा, सर जी की वैल्यू कैसे घट रहा है, देखो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर आओगे ना, तब आप मान लो यहाँ पहुंच गए, है ना, इतना डिस्टेंस, हाँ रेडियस तो डिक्रीज हो रहा है बट आपका अर्थ भी छोटा होता चला जा रहा है ना, ऊपर वाला मास फिर इंक्लूड नहीं होगा ना, ये तो खत्म,
आप यहाँ पे जैसे ही पहुंचोगे ना, केवल ये वाला मास जो आपके नीचे है ना वो इंक्लूड होगा। जैसे हम अर्थ के ऊपर है, अर्थ पूरा हो गया, अर्थ के अंदर जाएंगे तो हमारे सर के ऊपर जितनी मिट्टी होगी उस मिट्टी की गोलाई को हमें काट के जितना हमारे नीचे है ना, दैट इज अर्थ ओनली। ठीक है, इसलिए जी की वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है ना ये चीज। यस सर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ और कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।